हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं मार्च 2023 के करंट अफेयर को। इस सीरीज के अंतर्गत हमने अभी तक 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मार्च महीने में क्या क्या करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे आए, उन सब के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुरक्षा से संबंधित क्या मुद्दे रहे 2023 में, मार्च 2023 के अंतर्गत, तो इनको पढ़ते हैं। यह सीरीज आपके प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखकर कराई जा रही है, जिसमें जिस भी सेक्शन का जो पार्ट रहता है आप उसको करंट अफेयर में अपडेट कर सकते हैं। कि जैसे सुरक्षा बलों या फिर किसी संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया, या फिर कोई पर्यावरण जो कन्वेंशन है उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ रही, तो आपके जो स्टैटिक मटेरियल है, जो आपका नोट्स बना हुआ है, तो उसमें आप इनको ऐड कर सकते हैं या अलग से पढ़ सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा सशस्त्र बलों का थिएटराइजेशन के संदर्भ में। सशस्त्र बल क्या होते हैं, इसके संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या ये सुर्खियों में रहा है, इसके क्या मुख्य बिंदु रहेंगे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। सुर्खियों में क्यों रहा है? सुर्खियों में हाल ही में केंद्र सरकार की लोकसभा में अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया गया है। तो कौन सा विधेयक पेश किया गया है? केंद्र सरकार ने लोकसभा में अंतर सेवा संगठन या कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को पेश किया। इस विधेयक में शामिल बिंदु के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बिंदु शामिल किए गए हैं। पहला आता है अंतर सेवा संगठन के बारे में। वर्तमान में ऐसे सेवाकर्मी वायु सेवा अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 जैसे सेवा अधिनियमों द्वारा प्रशासित होते हैं, और यह अंतर सेवा संगठन सैनिकों का एक निकाय होगा जिसमें सभी सेवाओं, अधिनियमों या इनमें से 2 अधिनियमों के अधीन एक संयुक्त सेवा कमान शामिल होता है। अब इस विधेयक के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं। यह विधेयक जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठनों में कमांडर इन चीफ या कमांडर इन ऑफिसर इन कमांड को उनकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा कर्मियों के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण को अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी सेवा में शामिल हो। तो इस विधेयक का क्या उद्देश्य है? इस विधेयक का उद्देश्य है कि अंतर सेवा संगठनों के जो कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड होते हैं, उनके कमान के अधीन कार्यरत सेवा कर्मियों के लिए अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण को अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी सेवा में शामिल हो। यह जरूरी नहीं है कि वह किस सेवा में हो, इसमें किसी भी सेवा में शामिल हो उनके लिए वह अनुशासनिक और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है। कौन देता है? अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड। अब आता है यह विधेयक थिएटराइजेशन के लिए आधार तैयार करता है। तो यह विधेयक जो केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठनों की स्थापना के लिए अधिसूचित करने का अधिकार देता है, इसमें संयुक्त सेवा कमान भी शामिल होती है। इसमें मौजूदा अंतर सेवा संगठनों और नियत किए गए कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इस कमांड विधेयक को अधिघटित या नियुक्ति माना जाएगा। इसके द्वारा जो अधीन ही इसको नियुक्ति माना जाएगा। अब आता है थिएटराइजेशन के उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। थिएटराइजेशन है क्या? यह इसका अर्थ होता है कि एकीकृत या संयुक्त थिएटर कमान होता है जो भौगोलिक क्षेत्र में मौजूदा थल सेना, नौसेना, वायुसेना का संपूर्ण कार्यबल परिसंपत्तियां एकल परिचालन नियंत्रण के अधीन होगी। तो क्या इसका मतलब होता है? यह होता है कि यह थल सेना, वायुसेना और नौसेना का जो संपूर्ण कार्यबल है और उनकी संपत्तियां एकल परिचालन नियंत्रण के अधीन होंगी, और यह एक एकीकृत या संयुक्त थिएटर कमान होता है। इसका उद्देश्य एकीकरण पर बल देना है, और अर्थात सेना की अलग अलग शाखाओं के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है। सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है, और इसमें किस का एकीकरण? तीनों सेनाओं के मुख्य बल जैसे थल सेना, जल, वायु सेना और नौसेना। विश्व में अन्य उदाहरण के रूप में देखते हैं कि विश्व स्तर पर जैसे यूएसए और चीन सहित 32 से अधिक देशों में एकीकरण को अपनाया गया है। 32 से अधिक देशों में एकीकरण को अपनाया गया है। इसकी तुलना भारतीय सशस्त्र बल 17 एकल कमान सेवा जैसे थल सेना में 7 है,
वायुसेना में 7 है और नौसेना में 3 के साथ कार्य करते हैं। इसमें 1999 की कारगिल समीक्षा समिति के गठन और उसकी सिफारिश के बाद से ही जीटीसी जैसी संरचनात्मक परिवर्तन में सिफारिश की जा रही है तथा इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के एकीकरण के अंतर्गत कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि इसमें 2001 में भौगोलिक आधार पर भारत की पहली त्रिसेवा कमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित की गई। तो इसमें जो त्रिसेवा कमान है वह 2001 में कहाँ स्थापित की गई? अंडमान निकोबार में। फिर दूसरा आता है कि भारत के परमाणु शस्त्रागार के प्रबंधन के लिए 2003 में सामरिक बल कमान को कार्यात्मक आधार पर स्थापित किया गया। संयुक्त कमान प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को सृजित किया गया और नौकरशाही के स्तर पर संयुक्त कमान प्रणाली के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ का गठन किया गया। तो इसमें कौन कौन से कदम उठाए गए? सबसे पहले तो 2001 में अंडमान और निकोबार कमान स्थापना की गई त्रिसेवा कमान के अंतर्गत। फिर भारत के जो परमाणु शस्त्रागार के प्रबंधन के लिए 2003 में सामरिक बल कमान को कार्यात्मक आधार पर स्थापित किया गया। फिर संयुक्त कमान प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया गया। नौकरशाही स्तर पर संयुक्त कमान प्रणाली के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ का गठन किया गया। इसके अंतर्गत उठाए गए प्रमुख कदम रहे। फिर 2021 में प्रस्तावित थिएटर कमान कौन सी हैं? जैसे वायु रक्षा कमान 2021 तक के लिए प्रस्तावित है, समुद्री थिएटर कमान, एकीकृत पूर्वी थिएटर कमान और एकीकृत पश्चिमी थिएटर कमान है। ये 4 तरीके की कमान है। अब आता है भारत के लिए थिएटराइजेशन का महत्व के बारे में। 2021 में तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस ने परिचालन योजना, खरीद, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण आदि में एकीकरण के लिए 4 जॉइंट जीटीसी का प्रस्ताव रखा है। ये 4 कौन कौन सी हैं? एक वायुसेना से रक्षा कमान, दूसरी समुद्री थिएटर कमान और तीसरी एकीकृत पूर्वी थिएटर कमान और चौथी पश्चिमी एकीकृत पश्चिमी थिएटर कमान आती है। इसमें एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के संदर्भ में है कि यह भारत और पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरों के खिलाफ तालमेल बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जिसे वर्तमान में थल सेना में 4, वायुसेना में 3 और नौसेना में 2 अलग अलग कमानें पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा मामलों का प्रबंधन करती हूँ और इन कमानों का योजना, परिचालन तथा साथ ही कमान और नियंत्रण के मामले में आपसी समन्वय बहुत कम होता है। अंतरसेवा संगठनों में कामकाज में सुधार के संदर्भ में ऐसा सेना के अलग अलग अंगों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सेवाओं के बीच होने वाले प्रशासनिक विचार विमर्श को विनियमित करना और उसमें अत्यधिक समय लगता है। फिर आता है कि बजटीय बाधाओं को दूर करने के संदर्भ में इसमें यह पूंजीगत व्यय के लिए संसाधनों को जुटाकर और संसाधनों को बचाकर रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में बजटीय बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा। रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2011 से 2012 में 44% से घटकर 2023-24 में 27% हो गया। अब आता है भविष्य के लिए युद्धों के लिए तैयारी करने के संदर्भ में। इसके संदर्भ में बेहतर कमान और नियंत्रण संरचनाओं की सहायता से अलग अलग और बहुआयामी प्रकृति के युद्ध क्षेत्रों को सरल तरीके से एकीकृत करने में सहायक होगा। 2018 में सरकार ने त्रिसेवा संगठनों के लिए साइबर एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी और सशस्त्र बल विशेष अभियान प्रभाग के रूप में गठन को मंजूरी दी है। सैन्य अभियानों की दक्षता में सुधार के संदर्भ में यह एक ऐसा त्वरित और एकल बिंदु सैन्य सहायता के रूप माध्यम से हो सकता है। इसमें अन्य लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे थिएटर विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर रक्षा खरीद को प्राथमिकता मिलेगी, निर्दिष्ट युद्ध क्षेत्र में परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए सैनिकों का बेहतर अनुकूलन और प्रशिक्षण सुनिश्चित होगा, इत्यादि होते हैं। अब आता है थिएटराइजेशन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या रहेंगी। जैसे सैन्य खर्च में कमी आई है, जबकि थिएटराइजेशन के लिए शुरुआत में पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि की जाने की जरूरत है। और युद्ध की बदलती प्रकृति, जैसे कि परंपरागत युद्ध में जल, थल व आकाश से में लड़े जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए डोमेन पारंपरिक क्षेत्रों में भी अभियानों के संचालन को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। अंतरसेवा मतभेद के संदर्भ में इसमें उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि नौसेना को छोड़कर कोई भी समुद्र की कमान नहीं संभाल सकता है। जैसे कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि जीटीसी वायुसेना को थिएटर कमांड के अधीन करने और एक सेवा के रूप में उसकी अलग पहचान को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा खतरों की लगातार बढ़ती प्रकृति के बारे में, जैसे भूटान और नेपाल की अवस्थिति के कारण चीन की तरफ अलग अलग थिएटरों की उपस्थिति का होना,
तीनों देशों के प्रमुख की भूमिका को लेकर जो चिंताएं प्रकट की गई हैं उनसे मौजूदा ढांचे में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसमें यह ध्यान नहीं दिया गया है कि यह मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन की अवधि के दौरान परिचालन क्षमता और दक्षता में गिरावट का कारण बन सकता है। इसमें आगे की राय में देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के संदर्भ में यह आधुनिक लोकतंत्रों में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सामरिक चुनौती पर स्पष्ट उद्देश्यों के साथ साथ राजनीतिक दिशा भी प्रदान करेगी तथा यह एनएससीसी के अलावा एक संयुक्त सेवा सिद्धांत का निर्माण भी किया गया है। इसमें सशस्त्र बलों को प्रेरणा मिलेगी और उनकी रणनीतियों का बेहतर एकीकरण हो सकेगा। अनुसंधान और विकास को सुगम बनाने के संदर्भ में इसमें संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए तकनीकी बलों, परिसंपत्तियों और क्षमताओं को शामिल करने और उन पर निर्भरता बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगली पीढ़ी के हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विध्वंसकारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, और ये सभी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए गहन अनुसंधान एवं विकास रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की मांग करते हैं। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए तैयारी के संदर्भ में यह एक परंपरागत भूमि आधारित युद्ध की बजाय युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमें साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसी तेजी से उभरती महत्वपूर्ण डोमेन इसमें शामिल हों। अब आता है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो इसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत अपराध माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वह इसके अधिनियम के तहत वह अपराध माना जाएगा। इससे संबंधित तथ्य के बारे में देखते हैं कि 2011 के फैसले के विपरीत निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति जो किसी प्रतिबंधित संगठन का केवल सदस्य है या उसकी सदस्यता जारी रखता है तो वह भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य कर रहा होगा, वह यूएपीए के तहत आपराधिक कृत्य में शामिल माना जाएगा। इससे पहले 2011 में 3 अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी प्रतिबंधित संगठन की केवल सदस्यता यूएपीए 1967 या आतंकवाद और विघटनरोधी गतिविधि अधिनियम के तहत अपराध नहीं हो सकती। मतलब 2011 में 3 अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है कि अगर इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इसमें शामिल होता है या इसकी सदस्यता को ग्रहण करता है तो उसके अंतर्गत वह अपराध माना जाएगा। अब हाल ही में जब तक पहले जो 2011 में हुआ था उस टाइम पे कि जब तक इसके साथ कोई स्पष्ट हिंसक ना हुई हो तो ये 3 मामले जैसे केरल राज्य बनाम राणे, अरूफ भुइया बनाम भारत संघ और श्री इंद्रदास बनाम असम राज्य बाद में, इन सब में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2011 में निर्णय दिए गए और अभी प्रेजेंट में जो निर्णय दिया गया वह उसके जस्ट ही अपोजिट है। अब आता है इस निर्णय में मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भारत के आपराधिक न्यायतंत्र शास्त्र में संबद्धता के आधार पर दोषी होने के सिद्धांत को फिर से बहाल किया है। मतलब संबद्धता के आधार पर दोषी होने के सिद्धांत को बहाल किया है तथा संबद्धता के आधार पर दोषी को एसोसिएशन पॉलिसी के रूप में जाना जाता है और यह सिद्धांत किसी साक्ष्य के कारण नहीं बल्कि किसी अपराधी के साथ जुड़े होने के कारण दोषी को परिभाषित किया जाता है। शीर्ष न्यायालय ने यूएपीए में 1967 की धारा 10A के तहत संवैधानिक वैधता और औचित्य को सही ठहराया और यह धारा किसी प्रतिबंधित संगठन की निरंतर सदस्यता को दंडनीय अपराध बनाती है। इसके लिए उसे 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। इसमें न्यायालय ने कहा है कि धारा 10A के सब क्लॉज ए में पूरी तरह से संविधान के 19 क्लॉज ए की सब क्लॉज ए और 19 के क्लॉज 2 के अनुरूप है और इस प्रकार यह यूएपीए के उद्देश्यों के भी अनुरूप होगा। और न्यायालय में यह भी कहा है कि अमेरिका के विपरीत भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं और यह युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। किसी संघ को गैरकानूनी घोषित करना के संदर्भ में यूएपीए की धारा 3 के अंतर्गत किसी केंद्र सरकार की राय है कि कोई संघ गैर कानूनी संगठन है या बन गया है तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संघ को गैर कानूनी घोषित कर सकती है और इसके कारण बताना आवश्यक होगा। किसी को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के बारे में पढ़ते हैं कि 1967 का सब जगह जो जिक्र किया गया है, आखिर यह जो अधिनियम है वह है क्या। इस अधिनियम में आतंकवाद और आतंकवादी रोधी गतिविधियों के खिलाफ भारत का मुख्य कानून है।
इसमें व्यक्तियों और संगठनों के कुछ गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए पारित किया जाता है। इससे आतंकी गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों को निपटने के लिए अधिनियमित किया गया। गैरकानूनी गतिविधियों को परिभाषित करता है कि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा की गई कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके तहत भारत के एक हिस्से को नियंत्रण का प्रयास किया जाता है, भारत की संप्रभुता पर प्रश्न उठाया जाता है या भारत की अखंडता को बाधित किया जाता है और उसे गैरकानूनी गतिविधि माना जाएगा। सरकार के पास इसके अंतर्गत क्या शक्तियां हैं? इसमें अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी या आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है, चाहे वो इसके अंतर्गत कि वह आतंकवादी के कृत्यों को करता हो या उसमें भाग लेता हो, या आतंकवाद के लिए तैयारी करता हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, अन्यथा आतंकवाद में शामिल हो। उसके संदर्भ में वह केंद्र सरकार इस पर उसको आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है, जब ये 4 तरीके की परिस्थितियां हों। सरकार उन संघों पर अखिल भारतीय प्रतिबंध लगा सकती है जिन्हें अधिनियम के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर आरोप लगाया जाता है। साथ ही भारत के बाहर विदेशी भूमि पर किए गए अपराध के लिए अधिनियम अपराधियों के समान प्रकार से जवाबदेह ठहराता है। जांच की शक्तियों के संदर्भ में मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोनों के द्वारा की जाती है। अपील तंत्र का निर्माण होना कि यह प्रतिबंध के खिलाफ अपील की समीक्षा करना और सुनवाई के लिए अधिकरण का प्रावधान करता है। यूएपीए से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में जैसे पहली समस्या आती है कि आतंकवादी कृत्य की व्यापक परिभाषा। आतंकवादी कृत्य की व्यापक परिभाषा किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित नहीं किया गया। इसमें अस्पष्ट परिभाषा के कारण गलत रूप से आतंकवादी के रूप में नामित किए गए लोगों को अनुचित कलंक लग जाता है और किसी को गलत मानित करने पर अवास्तविक आतंकवाद से निपटने में प्रयास को कमजोर पड़ सकते हैं। इस तरीके से जुड़ी कुछ समस्याएं। फिर आता है संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करने के संदर्भ में। इसमें केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय के द्वारा माध्यम से राज्य पुलिस को जांच को स्थानांतरित करने के लिए एनआईए की स्वतः संज्ञान शक्ति को संघवाद के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। इसमें यूएपीए के तहत कम 2 सिद्धि दर के संदर्भ में यह 2015 और 2020 के दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर यूएपीए के तहत प्रति मामला 2 सिद्धि पर 27.57% थी, जबकि भारतीय दंड संहिता के तहत यह 49.67% थी। वर्तमान में इससे जुड़े कुछ मुद्दे हैं कि इस तरह के प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य का पता लगाने की प्रक्रिया मौन है। इस तरीके से यह वर्तमान में कुछ इससे जुड़े मुद्दे हैं। अब आता है कि आगे के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, जैसे दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा करना, कि राज्य की अलग अलग एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कानून के तहत अलग अलग मामलों के निपटने के दौरान कानून की उचित प्रक्रिया लागू हो। साक्ष्य संग्रह की देखरेख के लिए केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता होना, पुलिस सुधार का होना कि इसमें समुदाय या धर्म के संदर्भ में संवेदीकरण शामिल होना चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों के लिए मुआवजे के संदर्भ में कि उन व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए जिन्हें यूएपीए के तहत काफ़ी समय तक हिरासत में रखा गया और बाद में निर्दोष साबित हुए हों। राजनीतिक असहमति के संरक्षण के संदर्भ में यह एक मौलिक अधिकार है जो इसके संरक्षण से संबंधित कानून पारित किया जाएगा ताकि राजनीतिक असहमति क्या है और क्या नहीं इससे ठीक परिभाषित किया जा सके इसके संदर्भ में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में, टेक्नोलॉजी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने फिंगरप्रिंट एनालिसिस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करने का निर्णय लिया है और यह सिस्टम का उपयोग अपराधियों की बायोमेट्रिक डेटाबेस के रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा। तो यह किसके लिए उपयोग किया जाएगा? या अपराधियों के बायोमेट्रिक डेटाबेस के रिकॉर्ड करने के लिए। और कहा कि सरकार ने इसको किया है? तमिलनाडु सरकार ने फिंगरप्रिंट एनालिसिस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले बायोमेट्रिक होता क्या है? बायोमेट्रिक एक व्यक्ति की अनूठी विशेषताएं जैसे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए संरचना, आवाज़ की पैटर्न, आँख की पुतली इत्यादि पर आधारित प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है। यह किसको संदर्भित करता है? फिंगरप्रिंट्स को, डीएनए संरचना को, आवाज़ के पैटर्न को और आँख की पुतली को, इसी तरीके की प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है। अब आता है अपराध और कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग के संदर्भ में। अपराध जैसे अपराधों की बदलती प्रकृति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उदय से अपराध की प्रकृति और प्रणाली को बदल दिया गया है। जैसे पारंपरिक अपराधों में कमी आ रही है, जबकि पहचान की चोरी, रैंसमवेयर सहित वित्तीय चोरी, फेक न्यूज, सेक्सटॉर्शन जैसे अपराध बढ़ रहे हैं।
डार्क वेब की सहायता से मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों को संचालित किया जा रहा है तथा एनोमिटी या अनामिता या तथा प्रौद्योगिकी और कानून के बीच अंतराल इनके संचालन का मुख्य कारक रहा है। कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के संदर्भ में अपराध की प्रकृति और अपराध करने के तरीके में बदलाव आया है। इसके साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों और प्रौद्योगिकियों के बीच संबंधों में परिवर्तन आया है और ये प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित प्रकार से सहायता करती हैं। जैसे अपराध को पता लगाने में अर्थात किसी किए गए अपराध की पहचान करने और पर्याप्त सबूत एकत्रित करने के लिए सहयोग करती है। अपराधों की रोकथाम में कि इसे समाप्त करने या कम करने के उपायों के साथ साथ अपराध के संबंध में जोखिम के पूर्वानुमान, पहचान और मूल्यांकन को सहयोग देती हैं। अब आता है कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है, जैसे हार्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। हार्ड सॉफ्ट टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर या सामग्री यह वह टेक्नोलॉजी होती है जिसमें अपराध को नियंत्रित करने के लिए नई सामग्री, यंत्र, उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीसीटीवी कैमरा, मेटल डिटेक्टर, बैग आदि का सामान की जांच के उपयोग में की जाने वाली प्रौद्योगिकी, नवीनतम तकनीक से लैस गश्ती कार आदि इसमें शामिल होती है। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सूचना प्रणालियाँ होती हैं। इसमें नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, क्लासिफिकेशन सिस्टम, अपराध विश्लेषण तकनीक और डेटा शेयरिंग तकनीक आदि इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब आता है भारतीय कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा शुरू की गई पहल और इनके लाभ के बारे में। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसका उद्देश्य एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है ताकि पुलिसिंग दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम अपराध एवं अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली को बनाए रखने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फीड करता है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत जैसे ई कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक और अभियोजन इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब आता है निगरानी और पहचान से संबंधित प्रौद्योगिकियां जैसे बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी, चेहरे की पहचान, स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचान आदि आते हैं। इसमें स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचान का उपयोग चोरी की गई कारों की पहचान करने और गिरफ्तार किए जाने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब आता है डिजिटल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर के बारे में। यह सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के बाद यह सुरक्षा संबंधी निवारक रखरखाव के उद्देश्य से आईटी सिस्टम की जांच और निगरानी करता है। क्राइम मैपिंग और फोरकास्टिंग के संदर्भ में इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके स्थान विशिष्ट अपराधों की प्रवृत्ति को ट्रैक किया जाता है और एआई और बिग डाटा अपराध के हॉटस्पॉट या स्थानों का पता लगाने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि किसी अपराध के घटित होने से पहले इसकी पूर्व सूचना प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि दिल्ली की स्थित क्राइम मैपिंग एनालिटिकल एंड प्रोडक्टिव सिस्टम, यह सिस्टम इसरो के उपग्रहों और हेल्पलाइन इंफॉर्मेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा और पिछले अपराधों से जुड़े डेटा का उपयोग करके आपराधिक हॉटस्पॉट का पता लगा सकती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है मेटा या फेसबुक में एआई का उपयोग करके केवल 3 महीनों में ही अपने नेटवर्क से बाल लैंगिकता की लगभग 9 मिलियन छवियों को हटा दिया है और इसमें अधिकांश से पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। इसके संदर्भ में ये 2 एग्जाम्पल हैं। अब आता है अपराध के खिलाफ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में आने वाली बाधाएं। जैसे पहली बाधा आती है कि विशेष रूप से भारत में जैसे विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी खरीद की लागत बहुत अधिक होती है। इसमें बजटीय आवंटन से मिले फंड को एडवांस प्रौद्योगिकी की खरीद में इस्तेमाल करने से अंतर्राज्यीय अंतराल पैदा हो जाता है और इससे पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। भारत में संसाधनों और सक्षम अवसंरचना प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के मामले में राज्यवार अंतराल अधिक होता है। दूसरा बाधा आती है कि प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम जो प्रौद्योगिकी की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रही या वांछित कार्यों को पूरा करने में असमर्थ है। जैसे उदाहरण के लिए पक्षपाती परिणाम या भेदभाव का जोखिम विद्यमान होना, क्योंकि पूर्व सूचना देने पर एल्गोरिथम सिस्टम को पिछले अपराधों के डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय पक्षपाती एल्गोरिथम के कारण ऐसे पक्षपाती परिणाम देखे गए हैं। फिर आता है डेटा उल्लंघन और इन प्रौद्योगिकियों की संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए डेटा सुरक्षा से संबंधित उचित कानून का अभाव होना। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनके कुशल उपयोग की कमी से जुड़े जोखिम भी विद्यमान होते हैं, जो विशेषकर अधिकारियों के बीच अपर्याप्त प्रशिक्षण या इनमें अनिच्छा के कारण देखने को मिलते हैं। नैतिक चिंताएं इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग करने से गोपनीयता का उल्लंघन होना, उन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों का अत्यधिक और अनुचित उपयोग होना जहां इसकी आवश्यकता नहीं है,
इसको आगे के संदर्भ में देखते हैं या इसके सुझाव के रूप में लेते हैं कि पहला कि इसमें अपराध के खिलाफ प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है और यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधों के लिए एक कदम आगे रखने के लिए सहायक होगा। प्रौद्योगिकियां केवल ये तब तक ही अच्छी होती हैं जब तक कि व्यक्ति या संगठन द्वारा इसका औचित्यपूर्ण उपयोग किया जा रहा हो। इसलिए इन तकनीकों के विकास समावेशन के अलावा हमारा ध्यान निम्नलिखित पर हुई होना चाहिए। जैसे पहला आता है वैधता, कि स्पष्ट कानूनी मानकों का विकास करना चाहिए, लागत प्रभावी होना चाहिए, तकनीकी प्रामाणिकता होना चाहिए कि इसका उपयोग सुरक्षित हो सके, इसका रखरखाव किया जा सके और इसके उद्देश्यों के अनुरूप हो, जवाबदेही सुनिश्चित होना कि यह पारदर्शी उपयोग इस तरीके से किया जाए, कार्मिक संवेदीकरण के संदर्भ में होना कि प्रौद्योगिकियां अपनाने को मानवीय कारकों को दूर करने के लिए उचित प्रशिक्षण और परीक्षण के साथ निष्पक्ष भर्ती को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मानवीय कारकों में कम तनाव और उपयोग में पर्याप्त विश्वास आदि शामिल होते हैं और पूरे देश में प्रौद्योगिकियों में सुधार और उनके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र के साथ लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। अब आता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में। हाल ही में मणिपुर सरकार ने 2 विद्रोही समूहों के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते से पीछे हट गई है। मणिपुर सरकार ने यह कदम वन अतिक्रमणकारियों के बीच आंदोलन को उकसाने और इन समूहों में भागीदारी को देखते हुए यह कदम उठाया और इन 2 विद्रोही समूह में कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवॉल्यूशन आर्मी शामिल है। अब पढ़ते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते के बारे में। यह समझौता 2008 में हस्ताक्षरित एक संघर्ष विराम समझौता है जिसका उद्देश्य कुकी विद्रोही समूह के साथ राजनीतिक संवाद शुरू करना था। इसमें सभी पक्षों के बीच में हिंसा और शत्रुता को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य रहा है। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कब स्टार्ट किया गया है? इसे 2008 में स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य कुकी विरोधी समूहों के साथ राजनीतिक संवाद शुरू करना है और सभी पक्षों के बीच हिंसा और शत्रुता को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने 2 प्रमुख समूह जैसे यानी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के साथ हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में कुल 25 समूह शामिल थे जिनमें कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अधीन 17 और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के अधीन 8 समूह सम्मिलित हुए थे। मतलब टोटल 25 समूह थे जिसमें कुकी केएनयू के अंतर्गत 17 और यूपीएफ के अंतर्गत 8 समूह शामिल थे। मणिपुर में लगभग 30 कुकी समूह हैं जिसमें 25 समूह एसओओ से समझौते के अधीन आते हैं। अब आता है कुकी विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं कि कुकी विद्रोह है क्या। कुकी एक निर्जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, मिजोरम और असम, बर्मा जो वर्तमान में भी म्यांमार है, में कुछ हिस्सों में सिलहट जिले में बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुछ जनजातियां इसमें शामिल हैं। जनजातियाँ शामिल हैं। मणिपुर अनेक कुकी जनजातियों का निवास स्थान रहा है जहाँ जनजातियाँ मुख्य रूप से वहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं और वर्तमान में राज्य की कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 30% है। कुकी के अलावा मणिपुर की जनसंख्या में शेष हिस्सेदारी मुख्य रूप से अन्य निर्जातीय समायों जैसे मेइती जो गैर आदिवासी है, इनमें अधिकांश वैष्णव हिंदू धर्म को मानते हैं तथा मणिपुर के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। फिर दूसरी जनजाति आती है नागा जनजाति जो ऐतिहासिक रूप से कुकी जनजाति के लोगों के साथ संघर्षरत रहती है और ये जनजातियाँ राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। तो मणिपुर की मुख्य जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? पहली तो एक कुकी जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, दूसरी आती है मैती जो गैर आदिवासी है, फिर तीसरी आती है नागा जनजाति। 1990 के दशक की शुरुआत में नागा और कुकी के बीच एक निर्जातीय संघर्ष के कारण कुकी विद्रोह समूह का गठन हुआ था। इन समूहों के द्वारा एक अलग कुकी राज्य की स्थापना की मांग की गई जिसके अंतर्गत एक प्रादेशिक परिषद भी स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस के अंतर्गत नागाओं तथा मैती के बीच प्रतिस्पर्धी हित रहे। नागालैंड में ग्रेटर नागालैंड की मांग में नागालैंड मणिपुर के नागा आदिवासी वाले क्षेत्र भी शामिल है। दूसरी ओर जो मैती सदियों में एक भौगोलिक इकाई रहे क्षेत्र को संरक्षित करना चाहते हैं, इनके साथ ही इस क्षेत्र में शुरू से ही उनका राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से शक्तियों का नियंत्रण रहा है। इसके संदर्भ में अब आता है इसके संदर्भ में जैसे पहले नंबर पर तो इनका जो लोकेशन है उसको देख लेते हैं कि मणिपुर कहाँ है।
मणिपुर यहाँ पर है, इससे ऊपर नागालैंड है और यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ पर त्रिपुरा है, ये असम है, ये मेघालय, ये असम है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 प्रमुख देश हैं, राज्य हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड, पाँचवा मणिपुर, छठवां और मिजोरम और सातवां त्रिपुरा है। जिसमें अभी जो मुद्दा उठा हुआ है वह मणिपुर के संदर्भ में है। अब आता है SOO समझौते के संदर्भ में इसके क्या उद्देश्य हैं। जैसे सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन के बारे में कुछ शर्तें हैं, जैसे इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इनके कार्यान्वयन की प्रकृति के आधार पर इनमें अवधि बढ़ाई जा सकती है, निर्दिष्ट शिविरों का होना कि लड़ाका कैडर्स को सरकार द्वारा चिन्हित निर्दिष्ट शिविरों में रखा गया है, कोई सैन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी, पुनर्वास पैकेज है जिसमें 5,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाता है और कार्यान्वयन की निगरानी संयुक्त निगरानी परिषद के द्वारा समिति के द्वारा की जाती है। मणिपुर में उग्रवाद के अन्य कारण में आता है, पहला तो आता है कि सामाजिक आर्थिक विकास की कमी एक एवं गरीबी मुख्य रूप से राज्य के प्रति असंतोष और उग्रवादी आंदोलनों के लिए उग्रवाद के लिए जिम्मेदार है। फिर दूसरा आता है उग्रवाद एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में तेजी से उभर रहा है और जहां उग्रवादी आंदोलन वास्तव में आपराधिक गतिविधियों को तब्दील हो गया है। फिर तीसरा आता है बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की उपस्थिति और इससे जुड़े मानवाधिकार के कारणों को मुख्य धारा में अलगाव की भावना पैदा हुई है। और चौथा आता है म्यांमार के साथ कई जगहों पर खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण मणिपुर में केवल शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यह उसके उग्रवाद के कारण रहे हैं मणिपुर में। अब आता है इसके निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि समग्र रूप से उग्रवाद की समस्या को लेकर किसी विशेष समूह या सरकार को भरोसों को नहीं छोड़ा जा सकता। यह इन रणनीतियों में सरकार और अन्य गैर सरकारी संगठनों को मजबूत समर्थन द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले स्थानीय लोगों को शामिल करके ही सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। इसमें बेहतर अंतर्राज्यीय पुलिस नेटवर्क, उग्रवाद से निपटने का पुलिस नेटवर्क और लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि ऐसे अतिरिक्त कार्यक्रम हैं जो उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा सकते हैं। अब आता है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए कुछ पहले स्टार्ट हुई हैं, जैसे अफस्पा को धीरे धीरे हटाना। हाल ही में जो मणिपुर में 7 जिलों के 19 पुलिस थानों में अफस्पा के तहत आसान क्षेत्र को सूची से बाहर कर दिया है और पूर्वोत्तर को इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वदेश दर्शन योजना, निर्यात, कृषि निर्यात जोन, राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी पहलों के माध्यम से पूर्वोत्तर को आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब आता है धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा धन शोधन निवारण नियम 2005 में संशोधनों को अधिसूचित किया है और इन संशोधनों के निवारण एवं नियम में 2003 के नाम से जाना जाता है। धन शोधन निवारण रिकॉर्ड का रखरखाव नियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। मतलब 2005 में संशोधन करते हुए 2023 के अधिनियम को लाया गया है। अब आता है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मुख्य बात है कि यह अवैध रूप से प्राप्त आय यानी काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कोई काले धन का संग्रह करता है वह इसको प्लेसमेंट, इसका स्थानांतरण जैसे बैंक में कर सकता है कि काला धन की वित्तीय प्रणाली को शामिल हो सकता है। इसमें यह प्रक्रिया आगे चलती है तो इसमें होता है कि कोई एक्स कंपनी को दिया जाता है, फिर वह वाई ट्रांसफ़र करता है, फिर दूसरे बैंक को दिया जाता है, फिर वह वाई कंपनी को देता है, फिर इसका इंटीग्रेशन एक विलासितापूर्ण संपत्ति की खरीद और वित्तीय निवेशक के रूप में इसमें किया जाता है। अब आता है संशोधन के जरिए 2023 में नियमों में शामिल कुछ मुख्य बिंदु हैं। क्या संशोधन किया गया है? इसके अंतर्गत आता है पहला संशोधन की लाभकारी स्वामित्व की परिभाषा को कठोर बनाया गया है। जो लाभकारी स्वामित्व की परिभाषा है उसको कठोर किया गया है। इसमें रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं के क्लाइंट्स में 10% का स्वामित्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति या समूह अब एक लाभार्थी का स्वामी माना जाएगा। इसमें पहले 25% का स्वामित्व लागू थी। धन शोधन रोधी कानून के तहत बैंक या वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट और आभूषण क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयां, रिपोर्ट करने वाली संस्थाएं शामिल हैं। फिर इन संस्थाओं में कैसीनो या क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में संलग्न मध्यस्थ भी शामिल होते हैं। फिर आता है ड्यू डिलीजेंस की आवश्यकता का विस्तार करना कि संशोधन के तहत केवाईसी मापदंडों की वर्तमान आवश्यकताओं के इतर लाभ प्राप्त करने वाले स्वामियों की प्रकटीकरण की आवश्यकता को प्रदर्शित करती है और यह अलग अलग दस्तावेजों जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र और पैन की सहायता से किया जाएगा। इस रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को उन क्लाइंट्स के विवरणों की नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, जो कि एक एनजीओ है।
राजनीतिक रूप से प्रभावी व्यक्ति के लिए राजनीतिक रूप से प्रभावी व्यक्तियों के लिए उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें अन्य देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता आदि शामिल है। गैर लाभकारी संगठन की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है कि इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के क्लॉज 15 में निर्दिष्ट धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित कोई भी संस्था या संगठन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किसी भी राज्य के कानून को पंजीकृत ट्रस्ट या सोसाइटी, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी इसके अंतर्गत रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के परिणाम के रूप में देखते हैं कि इससे कर राजस्व पर हानि होती है। इसके चलते अवैध व्यवसायों को वैध व्यवसायों के साथ अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल जाता है। इससे बाजार में विकृति पैदा होती है। इससे भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलता है। यह देश की वित्तीय संस्थानों में वित्तीय विश्वसनीयता को कम करता है। इससे अर्थव्यवस्था को बाह्य क्षेत्र अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह के नकारात्मक प्रभाव को असर पड़ता है। परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसके संदर्भ में है। अब आता है धन शोधन को रोकने के लिए कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कमजोर प्रवर्तन तंत्र का होना। 2005 में धन शोधन निवारण अधिनियम के लागू होने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक प्रवर्तन निर्देशालय ने 5,906 मामले दर्ज किए थे और केवल 19% मामलों पर ही आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। कुर्क की गई संपत्ति में 62% परिसंपत्तियों का अधिनिर्णायक प्राधिकारी ने ही पुष्टि की है। आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव का होना। फिर आता है केवाईसी मानदंडों की अप्रभाविता, जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय न होना कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अलग अलग शाखाएं डिजिटल अपराधों, धन शोधन, आर्थिक अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम की दिशा में प्रयासरत और ऐसी एजेंसियों के बीच तालमेल मौजूद नहीं है। और प्रौद्योगिकी का विकास का कि धन शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के साथ साइबर अपराध जैसे पहचान की चोरी और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी आदि से जुड़े मामले आ रहे हैं, जिसमें प्रवर्तन क्षमताओं की तुलना में प्रौद्योगिकी विकास में अधिक तीव्र हुई है। अब आता है धन शोधन को रोकने के लिए कुछ वैश्विक पहलें हुई हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ कन्वेंशन या वियना कन्वेंशन। यह कन्वेंशन एक ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम था जिसमें धन शोधन से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया गया। इसे हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों द्वारा धन शोधन को एक आपराधिक अपराध के रूप में किया जाना अनिवार्य है। फिर आता है धन शोधन और अपराध से होने वाली आय और आतंकवादी वित्त पोषण के विरुद्ध वैश्विक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय समन्वय तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशें। इसके तहत उपायों का एक व्यापक सुसंगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इससे देशों में धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए लागू किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि धन शोधन को रोकने के लिए भारत में क्या पहलें की गई हैं। भारत में शुरू की गई पहलें, जिसमें वैधानिक ढांचा के अंतर्गत इसमें धन शोधन अधिनियम, निवारण अधिनियम 2002 और इससे जुड़े नियम भारत में धन शोधन के अभियोजन के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह धन शोधन निवारण अधिनियम के प्राधिकरणों को अवैध आय से अर्जित परिसंपत्तियों को जब्त करने में सक्षम बनाता है। संस्थागत ढांचे के अंतर्गत यह प्रवर्तन संस्थाओं में प्रवर्तन निर्देशालय और वित्तीय आसूचना इकाई भारत में शामिल किया गया है। प्रवर्तन निर्देशालय धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन से संबंधित अपराधों की जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए प्रमुख कानूनी संस्था है। यह दूसरी वित्तीय आसूचना इकाई भारत यह संदिग्ध वित्तीय संपत्तियों की लेन देन से संबंधित डेटा के भंडारण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन हेतु अधिकृत एक प्राथमिक राष्ट्रीय निकाय है जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित डेटा को कानून प्रवर्तन प्राधिकरण के साथ साझा करता है। सशक्त विनियामक के संदर्भ में यह निम्नलिखित विनियामकों को धन शोधन गतिविधियों से संबंधित मामलों के प्रबंधन और एएमए मानकों को स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके अंतर्गत है। फिर आता है अन्य संस्थान के अंतर्गत, इसमें जैसे आर्थिक अपराध शाखा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आयकर विभाग और कंपनी के रजिस्ट्रार इनके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें आगे की राय में देखते हैं कि जैसे एडवांस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कार्यभार को कम कुछ किया जाए और प्रवर्तन तंत्र की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। नियमित अंतर संपर्क बनाए रखना, उचित जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को
बढ़ाना, इसके संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिससे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय होना जरूरी है इसके रोकने के संदर्भ में। अब आता है सशस्त्र बल अधिनियम या आर्म फोर्स एक्ट के बारे में। यह एक्ट हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम, मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम करने का फैसला किया है। इसके संदर्भ में वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अप्सपा लागू किया है। इसके कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में एक और पुलिस थाने को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ 1990 के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर में भी 1990 में लागू किया गया और इसके पहले 2018 में मेघालय में, 2015 में त्रिपुरा में और 1980 के दशक में मिजोरम में पूरी तरह से हटा दिया गया था। सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के बारे में, यह क्या होता है? यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अप्सपा को 1958 में पारित किया गया था। इसकी शुरुआत असम और मणिपुर में लागू करके की गई थी, जिसको 1972 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और इसमें मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में भी इसे लागू किया गया। यह अधिनियम अशांत क्षेत्र में लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को शक्ति एवं अधिकार प्रदान करता है। अशांत क्षेत्र से तात्पर्य वह क्षेत्र से होता है जो किसी क्षेत्र की स्थिति को अत्यधिक अशांत या खतरनाक होने से है, जिसमें नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के उपयोग की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार या संबंधित राज्य या राज्यपाल द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य या संघ शासित प्रदेश के पूरे और उसके किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। गृह मंत्रालय जहां भी आवश्यक हो इस अधिनियम को लागू कर सकता है और इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं, जैसे कि केंद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग न करके फैसला किया है कि वह संबंधित निर्णय को राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को अलग अलग प्रकार की विशेष शक्तियां प्रदान करता है। जैसे पहली आती है इसके अंतर्गत कि इसके तहत सशस्त्र बलों को किसी क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाती सकती है। दूसरा, यदि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद उसके विरुद्ध बल का उपयोग कर सकती है और गोली भी मार सकती है। फिर तीसरा आता है कि सुरक्षा बल का अधिकार केवल शक के आधार पर बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और बिना वारंट के किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तलाशी कर सकता है और हथियार रखने का प्रतिबंध लगा सकता है। इसके संदर्भ में कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। फिर आता है अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के संबंध में अभियोजन, वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है और पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा की स्थिति में निरंतर सुधार को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अप्सपा के अंतर्गत अशांत क्षेत्र के समय समय पर समीक्षा की जाती रही है। आखिर ये अप्सपा लगाने की आवश्यकता क्यों है इन राज्यों में? इसके अंतर्गत कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के संदर्भ में। दूसरा कारण आता है कि देश के अंदर विद्रोही और उपद्रवी तत्वों के निपटने के संदर्भ में, सशस्त्र बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और यह संगठनात्मक लचीलापन प्रदर्शन करते हुए राज्य की सुरक्षा क्षमता को प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके संदर्भ में इसकी आवश्यकता होती है। अब आता है अप्सपा से जुड़ी संबंधित कुछ समस्याएं हैं, जैसे अधिकारों का उल्लंघन होना। इसके संदर्भ में होता है कि संविधान द्वारा दिए गए ऐसे अधिकारों का उल्लंघन होता है जो ना तो निलंबित होते हैं, ना ही समाप्त किया जा सकता है, ना ही इनको समझौता किया जा सकता है। जैसे जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता पर मनमाने तरीके से रोक लगाने से मुक्त होने का अधिकार इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होना कि अप्सपा का स्वरूप और इसका क्रियान्वयन निम्नलिखित का उल्लंघन करता है, जैसे मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र का, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का, अत्याचार या आत्मा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र आचार संहिता का इसके अंतर्गत उल्लंघन करता है। केंद्र राज्य संघर्ष के संदर्भ में कि इसमें कानून और व्यवस्था को राज्य सूची का विषय है, जिसमें संबंधित राज्य हमेशा जमीनी या स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष मूल्यांकन या आकलन करने के लिए एक बेहतर स्थिति में होते हैं और इसमें अप्सपा जैसे अधिनियम शांति के समय भी राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं। शक्तियों के दुरुपयोग के संदर्भ में इसमें ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं कि सशस्त्र बलों ने कथित रूप से अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग भी किया है, जो इससे संदर्भित कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसमें देखते हैं कि अप्सपा से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, जैसे नागा पीपुल्स ऑफ
ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघवाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिकता को बरकरार रखा और इसकी प्रक्रिया को निर्धारित की कि किसी क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित करते समय राज्य सरकार की राय लेना जरूरी है। यह सीमित अवधि के लिए होना चाहिए और राज्य द्वारा प्रत्येक 6 महीने में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही के लिए जरूरत पड़ने पर न्यूनतम बल का उपयोग करना चाहिए और प्राधिकृत अधिकारी को सेना द्वारा जारी क्या करे क्या न करे से सख्ती से पालन करना चाहिए। यह नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया था। अब आता है अप्सपा से जुड़े कुछ संबंधित समितियां हैं। जैसे पहली समिति आती है बीपी जीवन रेड्डी समिति जो 2005 में गठित हुई थी। इस समिति में घृणा और दमन का प्रतीक बताकर इसे निरस्त करने की मांग की थी, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदु शामिल थे कि इसमें अप्सपा को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 में शामिल करना तथा सशस्त्र बलों की तैनाती बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ करना है इसके संदर्भ में। फिर दूसरी समिति आती है द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग 2007। इस सुधार आयोग के द्वारा लोक व्यवस्था पर जारी 5वीं रिपोर्ट में अप्सपा को निरस्त करने की सिफारिश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बीच भेदभाव और अलगाव की भावना इससे दूर हो जाएगी। और संतोष हेगड़े समिति जो 2013 में गठित हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1979 में मणिपुर में हुई मुठभेड़ में 1528 लोगों की हत्या की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि अप्सपा ने नागरिकों को इसके दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किए बिना सुरक्षा बलों की व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया है। इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख समितियां गठित की गई थीं। अब आता है इसके आगे की राय के संदर्भ में कि इसमें क्या क्या सुझाव हो सकते हैं कि जैसे जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए कि सरकार और सशस्त्र बलों की जवाबदेही हो कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। संवाद और सहभागिता का होना कि इनके बीच सरकार प्रभावित समुदायों के बीच वार्ता कर सकती है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक दिशा में कार्य कर सकती है। लागू करने की एक सीमा होनी चाहिए जिसके अनुसार सरकार को अलग अलग मामलों के अनुसार अप्सपा को लागू करना और हटाने पर विचार करना चाहिए और इसे पूरे राज्य में लागू करने की बजाय केवल कुछ आसान क्षेत्रों में ही लागू किया जाना चाहिए। और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और संघर्ष के मूल कारणों का पता लगाना। इसके संदर्भ में कुछ सुझाव हैं जो भविष्य में के लिए और भी प्रक्रिया को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब आता है इससे संदर्भित कुछ सुर्खियां हैं। जैसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 32,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये रक्षा समझौते के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित प्रणालियां हैं, जिसके अंतर्गत पहली प्रणाली आती है एडवांस आकाश हथियार प्रणाली। यह प्रणाली कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है और यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है। इसमें एडवांस आकाश हथियार प्रणाली सीकर प्रौद्योगिकी 360 डिग्री संलग्नता क्षमता और बेहतर पर्यावरणीय मानकों से युक्त होती है। वेपन लोकेटिक रडार स्वाति या मैदानी यह दूसरी है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया वेपन लोकेटिंग रडार है और यह हमारी सेवाओं की गोलीबारी कर रही तोपों, मॉर्टर और रॉकेट्स की सटीक स्थिति का पता लगाने में सक्षम होती है। फिर आता है अगली पीढ़ी की अपतटीय गश्ती पोत और अगली पीढ़ी की निशान वाहक पोत के बारे में। ये नौसेना को अपनी लड़ाकू क्षमता बनाए रखने में सक्षम बनाएगी तथा ये एंटी पायरेसी, एंटी ट्रैफिकिंग आदि सहित अलग अलग परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। फिर नेक्स्ट आती है फायर कंट्रोल सिस्टम लिंक टू U2 सिस्टम। यह हवा से सतह के लक्ष्यों को सटीकता से हासिल करने और फिर उन्हें भेदने में सक्षम बनाती है। साथ ही अवांछित समुद्री गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है, जिससे समुद्रीगामी गश्ती पोतों को स्थापित किया जाएगा। अब आता है अगली पीढ़ी के समुद्री सचल तटीय बैटरी और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। इसमें ब्रह्मोस 2 चरणों में मिसाइल प्रणाली है, जिसमें एक चरण ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन है और दूसरा चरण तरल रैमजेट है, जिसमें मूल रूप से ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर तक सीमित किया गया है, लेकिन मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत के प्रवेश के बाद इस सीमा को बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक कर दिया गया है। अब आता है रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को आरंभ करने के संदर्भ में कुछ पहले स्टार्ट हुई। इसके अंतर्गत पहली पहल आती है कि रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 के तहत घरेलू स्रोतों में खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वचालित मार्ग के तहत 74% FDI की अनुमति प्रदान की गई है। 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की गई है जो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में की जा रही है।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना के लिए एक समय सीमा के साथ आयात पर प्रतिबंध के लिए जारी की गई है। मिशन डिफ स्पेस या रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना आदि शुरू की गई है तथा भारतीय उद्योगों के स्वदेशीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सृजन पोर्टल को आरंभ किया गया है। इसके संदर्भ में अब आता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के बारे में। सिप्री यह वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण पर एक नया डेटा जारी करता है। इसकी स्थापना स्वीडन स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय एक संस्थान है जो संघर्ष सशस्त्र हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं कि यह अमेरिका पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य साजो सामान निर्यातक देश रहा है। इसके बाद रूस और फ्रांस है। पिछले वर्षों में वैश्विक हथियारों में आयात में भागीदारी भारत की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रही और भारत के बाद सऊदी अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया का स्थान रहा। भारत को हथियारों की सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस है। 2013-17, 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी देखी गई है। अब आता है वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 के बारे में। यह सूचकांक का यह 10वां संस्करण है जो सिडनी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा IEP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आतंकवाद में वैश्विक रुझानों और पैटर्न को कवर करता है। इसके अंतर्गत इसमें अफगानिस्तान को लगातार चौथी बार आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कहा गया है। इसके बाद बुर्किना फासो और सोमालिया आता है। भारत 13वें स्थान पर है और पाकिस्तान 6ठे स्थान है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट और उसके सहयोगी हैं और इसके बाद अल शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जमात नुसरत अल इस्लाम वन मुस्लिम का स्थान आता है। जलवायु परिवर्तन आतंकवादी समूहों को धन जुटाने, प्रसार करने और लोगों की भर्ती करने के लिए भी मदद कर सकता है। अब आता है वायुलिंक। वायुलिंक यह भारतीय वायुसेना में युद्ध के मित्रवत बलों की पहचान करने के लिए वायुलिंक नामक एक इन हाउस सिस्टम को शामिल किया गया है। यह सिस्टम एक डेटा लिंक प्रणाली होती है और यह प्रणाली सभी इकाइयाँ जिसमें लड़ाकू और गैर लड़ाकू दोनों इकाइयाँ शामिल हैं उसको सिंगल लिंक के माध्यम से जोड़ती है। वायुलिंक सुरक्षित जैमर प्रूफ संचार के माध्यम से हवाई या जमीन पर युद्ध की स्थिति को मित्रवत बलों की पहचान के जरिए युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाएगा। यह उड़ान भरने से पहले पायलटों को सटीक मौसम की जानकारी प्रदान करता है। यह सिस्टम कई स्रोतों में उपलब्ध इनपुट्स को संयुक्त युद्ध क्षेत्र में एकीकृत करेगा, साथ ही ऑपरेटर्स को लगभग रियल टाइम डेटा प्रदान करेगा और यह प्रणाली स्थिति जन्य जागरूकता को सुधार करने और परिणाम जन्य स्वरूप प्रभावी निर्णय लेने में मदद करेगी। अब आता है प्रिसीजन अटैक लोइटरिंग म्यूनिशन के बारे में या पाम 400 के बारे में। यह थल सेना पोखरण पाम 400 ड्रोन का परीक्षण करने जा रही है। यह एक सशक्त रिमोट पायलट व्हीकल है जिसे एविजन सिस्टम से निर्मित किया गया है। यह एक इजरायली कंपनी एविजन एयर लिमिटेड और हैदराबाद स्थित आदित्य प्रेसिटेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच की एक संयुक्त पहल है जो एक कनस्तर से प्रक्षेपित होने वाली एक हाई प्रिसीजन लोटरिंग सिस्टम है जो 120 मिनट तक घूमता रह सकता है। अब आता है MQ-9 रीपर के बारे में। अमेरिका ने अपना दावा किया है कि रूसी जेट विमानों में उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को काला सागर क्षेत्र में नष्ट कर दिया गया है। इस संदर्भ में इसे अमेरिका में जनरल एटॉमिक एरोस्पेस सिस्टम इंक GASAI से निर्मित किया गया है और यह MQ-9 रीपर ड्रोन टर्बोप्रोप संचालित व बहु मिशन वाला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है। इसे प्रीडेप्टर B के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग खुफिया जानकारी एकत्रित करने, निगरानी करने और हमले करने के लिए किया जाता है। अब सुर्खियों में रहे कुछ प्रमुख अभ्यास जिसमें पहला आता है जैसे सिन्यू मैत्री। यह भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित किया गया एक सैन्य अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है। फिर आता है दस्तलिक अभ्यास। दस्तलिक अभ्यास को थल सेना और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित अभ्यास। फ्रेंसीज अभ्यास, यह थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र, यह भारत और सिंगापुर के बीच का सैन्य अभ्यास। सी ड्रैगन 2023, यह एक समन्वित बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। इसे भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया की नौसेनाओं में शामिल किया हिस्सा है। कोबरा वॉरियर, यह एक बहुपक्षीय वायुसेना सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में वर्ष में 2 बार किया जाता है। कॉन्कर्ड 2023 है भारतीय वायुसेना और रॉयल नेवी के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है।
ला पेरोशे यह फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है। और इसमें भाग लेने वाले देशों में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा यह लेक्चर ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।